हेलो थे आपके अपने चैनल RK1SST में मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन भी साथ में करते चलेंगे। आज मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी वो घटना चक्र के सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री के प्रश्न यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित होंगे। मैं बता देती हूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी द्वारा, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत चांसेस रहते हैं पूछने के लिए। तो बिना देर किए हुए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन क्या है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है पाकिस्तान से। तो नवीनतम खोजों के आधार पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि कृषि साक्ष्य वाला जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? संत कबीर नगर जिले में लोहरा देव है। अब प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार जो है ये मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहते हैं? कैथोलिक यानी कि कैथोलिक उसे कहते हैं जो यानी कि ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग कहते हैं। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ जो है पत्थर के बने उपकरण यानी कि जो भी सामान बनता था तो उसको उपकरण बोलते थे। तो जो पत्थर के उपकरण बनते थे उसको ताम्रपाषाण युग कहते थे। तो उसको कैथोलिक युग भी कहते थे। ताम्रपाषाण युग को कैथोलिक युग माना जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है ये नर्मदा नदी घाटी में मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ। तो नर्मदा नदी घाटी में अवस्थित कौन सा ये जगह था? हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में है। हथनौरा जो है सीहोर MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। सीहोर हथनौरा जगह है, वहीं पे मानव के प्रथम जीवाश्म में मिले हैं नर्मदा नदी घाटी के किनारे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। भीमबेटका पूरा स्थल जो है पूरा पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। इसमें मानव गतिविधि जो भी करते थे वो मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफा जो है ये मध्य प्रदेश के कौन सा जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन स्थित है। भीमबेटका गुफा में प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के चित्रों के प्रमुख विषय कौन कौन था? जो चित्र बनता था कौन कौन सा विषय था? तो सामूहिक नृत्य था, रेखांकित मानवकृति, शिकार था, पशु पक्षी था, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलाप जो होता था रोजाना का, उससे जुड़ा हुआ था भीमबेटका गुफा में। तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों को कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है? उतनूर। उतनूर किससे संबंधित है? ये स्थल है नवपसंदकालीन स्थल और नवपसंद का स्थल के स्थान। तो ये कहाँ है? तो उतनूर जो है ये तेलंगाना राज्य में है। और चिरान जो है आप लोग जानते ही हैं बिहार में है। गुफ कराल जो है ये कश्मीर में है। और पाइकली जो है ये तमिलनाडु में है। तो आप लोग मिलान करके सही से आप टिक लगा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला इसका भी है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही को उत्तर चयन करें। तो क्या कह रहा है? तो आहड़। आहड़ किससे संबंधित है? आहड़ जो है बनास नदी, और कायथा जो है काली सिंध नदी, सालबदा ताप्ती नदी, और मालवा जो है नर्मदा नदी। इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बीपीएससी द्वारा बीपीएससी असिस्टेंट 2000 असिस्टेंट का परीक्षा जो था 2019 में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक
युग में है। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसको लेखन कला तो मौजूद थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, तो उसको ही आदि ऐतिहासिक काल कहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ई हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह था कि नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन। नगर नियोजन ऐसा था कि वहाँ पे इसको ऐसा माना जाता था कि वहाँ वहाँ के नगर कस्बे और निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। इस पक्की ईट से बनी जो इमारत कहाँ था? तो पक्की ईट से बनी इमारत जो है ये मोहनजोदड़ो से संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता था कि इसमें नगर नियोजन बहुत अच्छा तरीके से, बहुत अच्छी तरह से बना हुआ था। नगर नियोजन विशाल मतलब एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में जो है ये गुजरात में जो है ये लोथल है। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता को दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इजिप्शियन सभ्यता जो थी, इजिप्शियन या मिस्र की सभ्यता यानी कि नील नदी की द्रोणी में हुआ करता था। यानी कि यहाँ यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की बाद की मानी जाती थी इजिप्शियन सभ्यता। ये मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की, इसको मिस्र की सभ्यता बोलते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार कि दुनिया में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो प्राचीन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया यानी कि इराक की सभ्यता थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो नहीं पता था तो ये बैल के बारे में तो पता ही था, हाथी के बारे में पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में विद्वानों में मतभेद था, लेकिन इसको कहा जा सकता कि नहीं के बराबर इसको घोड़े के बारे में पता नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा का जो हल मिला है ये टेराकोटा का हल मिला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई। टेराकोटा का हल जो मिला है बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता से हल से संबंधित जो है ये टेराकोटा की प्राकृतिक का हल प्राप्त हुई है। कहाँ से मिला है? तो बनावली यानी कि हरियाणा, कालीबंगन यानी कि राजस्थान और सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा का, तो टेराकोटा का जो मिला है ये यहाँ से सिंधु घाटी स्थल से खोज से संबंधित है। तो टेराकोटा की प्राकृतिक प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत के निशान जो मिले हैं ये कालीबंगन से मिले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की ईंट बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे स्थित निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है।
और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन, कालीबंगन यानी से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगन से कहाँ क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन। तो किस हड़प्पा किस नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत का साक्ष्य देख सकते हैं कि TRE 3 में जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगन, यानी कि राजस्थान में, लोथल जो है गुजरात में है, बनावली जो है हरियाणा में है। तो इसका करेक्ट आंसर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित तो ये RD बनर्जी, KN दीक्षित, MM वत्स ये सब संबंधित है, लेकिन VA स्मिथ जो है ये संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं कि BPSC प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है, 56वीं BPSC में। अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? तो मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन में किस रंग का उपयोग करते देख सकते हैं कि 40वीं BPSC यानी कि 14th BPSC प्री एग्जाम 1995 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो किस रंग के ये बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का होता था। तो इसमें क्या होता था कि लाल रंग के हड़प्पा निवासी बर्तन के व्यापक बड़े पैमाने पर जो था निर्माण जो करते थे, जिन पर लाल रंग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन को बनाने में मिट्टी के चाक का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों में बांटा था। तो दो श्रेणी, पहला एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा था चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में जो रेत का मिश्रण, रेत यानी कि बालू का मिश्रण उसमें मिलाते थे और मिलाकर जब उसको पकाते थे तो पका करके क्या होता था कि वो हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। और जब पका करके वो क्या होता था कि पका कर जब उसको फिर से पुताई होता था, रंग होता था, तो उसमें उसके मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में जो होता था लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न है IIT खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है? तो मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी पतन का कारण कितने वर्षों तक लगभग रहा है। तो ये 2018 में जब खुदाई हुआ ये IIT खड़गपुर के अध्ययन के दल के द्वारा, तो इस रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग जो है 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति थी। इस घाटी के सभ्यता के पतन का एक कारण था कि ऑरल स्टीन जैसे विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। ये माना है कौन? जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो चुका था, इसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर लगभग जो है 900 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये घोषा, अपाला और विश्ववारा ये संबंधित है। बाकी गार्गी जो है ये संबंधित है। तो गार्गी किससे संबंधित है? तो गार्गी जो है ये उपनिषद युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग्वैदिक युग की ये दार्शनिक है गार्गी। इसका करेक्ट आंसर जो नहीं है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है?
तो क्या कह रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर था जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर राजगीर। तो राजगीर क्या होता था, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो था प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। पहला राजवंश जो था उसका ये बृहदत्त वंश था। बृहदत्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता था, बृहदत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करते हैं। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। तो 9वां मंडल बता रहा है कि ये 9वां मंडल में ये है देवता सोम का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल जो है ये 4 वर्ण है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सॉरी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित कर। देख सकते हैं कि फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1995 को ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर से वही, सोम एवं इस पे, सोम और इस पे का नामकृत देवता, यानी कि सोम देवता का उल्लेख मिलता है 9वां मंडल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं 39वीं यूपीएससी प्री एग्जाम यानी कि 1994 में पूछा गया है। जिस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, क्या कह रहा क्वेश्चन में, जिस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है उसको क्या कहते हैं। तो वो थी क्या, धर्मशास्त्र के समय था। अछूत वो जो था वो धर्मशास्त्र के था। तो इसका कहा जाता है कि धर्मशास्त्र के समय जब था उस समय 4 वर्ण थे। 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां तथा कौन कौन थे, अमष्ठम, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहिक, रथकार आदि का विभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों को वर्णन किया, एक निवृसित और एक अनविरसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र को ही अस्पृश्य माने जाते थे। तो समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अछूत, अस्पृश्य मतलब अछूत होता है। तो अवधारणा जो अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी किसमें, तो धर्मशास्त्र में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो हुआ था कब से शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का जो प्रयोग हुआ था ना के बराबर ही माना जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग जो प्रारंभ विषय में विद्वानों में मतभेद था। कुछ विद्वानों का मत था कि विश्व में सर्वप्रथम हिती नामक जाति ने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया और इसके पश्चात ही विश्व के अनेक देशों में इसका प्रचलन हुआ। जबकि थाईलैंड के बानचांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे प्राप्त हुआ था, जिसकी तिथि लगभग मानी जाती है 1600 से 1200 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नौह राजस्थान जो है, राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा यानी कृष्ण लोहित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसकी संभावित तिथि 1400 ईसा पूर्व के, मतलब विद्वानों में अभी भी मतभेद है। ठीक है, तो मतभेद है तो इसमें से समझ जाइए कि कोई नहीं है, ना 9,000 है, ना 12,000 है, ना 6,000 है। कोई भी कहा नहीं जा सकता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान को नैतिकता पर चर्चित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद में। क्या बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन या ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपनिषद में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म जो हुआ था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी।
और वैशाली में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। और कुंडग्राम में इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला यानी कि उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे, पहला उपदेश जो दिए थे, पहला किस स्थान पर दिया गया था? तो पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब वैशाली में जो हुआ था ये दूसरी हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। तो पिछले भी क्वेश्चन में बता चुकी थी कि ये सब लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, पाटलिपुत्र में जो हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था, वैशाली में जो हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश जो दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह दोनों स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, इनको आप सुमेलित करना है आपको। तो इसका जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जन्म हुआ तो लुम्बिनी चला जाएगा इसमें। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, धर्म प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में, और निधन जो हुआ था इनका, निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इसका करेक्ट मिला लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, राजगीर में हुई थी। द्वितीय हुई थी वैशाली में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन में, चतुर्थ कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी 2025 में पूछा गया लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति, तो सबसे पहले जो राजगीर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न है, प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। करेक्ट आंसर है राजगीर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो हुई थी, ये देख सकते हैं फिर से रिपीट हुआ है, ये 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया, उससे पहले। तो कहाँ आयोजित? तो राजगीर में आयोजित हुई थी। पाटलिपुत्र जो हुआ था ये तीसरी बौद्ध संगीति था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध के तुरंत जस्ट जो है उनका मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। तो 483 ईस्वी में ही उसका जस्ट मृत्यु के बाद जो भी इनका प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है कहाँ पे हुआ था? ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था। राजगीर जो है ये पहली थी, ये तीसरी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चौथी थी। तो आप पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ वैशाली में हुआ था, सॉरी, दूसरा जो वैशाली में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में आयोजित क्या बोल रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है इसके शासनकाल में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था। पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था पहली संगीति। दूसरी में हुआ था कालाशोक के समय। तीसरी हुआ था अशोक के समय। और चौथी जो हुआ था कनिष्क के समय हुआ था। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तो फिर से वो रिपीट हुआ है। देखिए 2011 में बीपीएससी द्वारा प्री एग्जाम यानी कि 53वीं और 55वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमारा अंतिम प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था प्राप्त इनको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख सकते हैं कि 53वीं बीपीएससी, 55वीं बीपीएससी 2011 में, 47 बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं तो ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फिर आज मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे की वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग के लिए हेल्प करते रहे। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज हमारा वीडियो। तो धन्यवाद।